हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशन। आप सभी का मेंस लेवल प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, तो मेंस लेवल के प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो सीरीज शुरू किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले मैं आपको बताता हूँ। हर रोज इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो आएगी, ठीक है। उस वीडियो में क्या रहने वाला है, पजल और डीआई रहने वाला है। एक पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट और एक डीआई, ठीक है। अब पजल जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है। पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। आप वीडियो को पॉज करिएगा, अपना टाइम लीजिएगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधे सॉल्यूशन पे जंप किए, पहले पॉज करके अपना एक ट्राई दीजिएगा। बना तो बढ़िया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फिर प्ले करिएगा वीडियो को सॉल्व करने के बाद, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। सेम गोज विथ डीआई। डीआई भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। इसमें भी आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से एक ट्राई देना है, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। सीधा ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और मेरे सॉल्यूशन को देख लिया, ऐसा मत करिएगा। पहले एक बार ट्राई खुद से जरूर करिएगा। बाकी इस पे अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इस वीडियो से तो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है। उससे होता क्या है कि हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, आप सभी को इससे फायदा और जैसे हम कंटिन्यू करते हैं और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल जाती है, तो और जल्दी जल्दी वीडियोस में लेकर आ पाऊंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं तो इसे हो सकता है कि 2-3 दिन में एक वीडियो आए, लेकिन अगर आप कमेंट अच्छे से करते हैं तो फिर हो सकता है डेली वीडियोस आए, ठीक है। तो एक बार कमेंट जरूर से करिए, आपको ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। डेली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वीडियो को पॉज करिए और फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में है, हिंदी में, दोनों में है। तो आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को दिखाता हूँ। क्वेश्चन कहता है 9 पर्सन है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। 9 पर्सन है, सभी लोग सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं। देखिए, मेंस लेवल क्वेश्चन है तो दो पॉसिबिलिटी तो मिनिमम रहेगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम दो पॉसिबिलिटी के लिए दो केस हम बना ही लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे ये हो गया, एक और बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जैसे जैसे चीजें हमें मिलती जाएगी हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एम। अब क्यू से लेफ्ट में भी एम हो सकता है, क्यू से राइट में भी एम हो सकता है। पहले ही लाइन में दो पॉसिबिलिटी बन गई तो हम ले लेंगे। क्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 पर्सन छोड़ के एम यहाँ पे आ जाएगा। क्यू को अगर हम इधर रखें तो राइट से 3 पर्सन छोड़ के एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड आर। एल और आर के बीच में दो पर्सन है। एम सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में एम है, मतलब कि इसमें आर यहां पे हो जाएगा और इसमें आर आपका यहां पे हो जाएगा, तभी तो सेकेंड टू द लेफ्ट में एम होगा। अब आर मिल गया तो दो पर्सन छोड़ के एल को बिठाएंगे आर से। देखिए, इसमें आर से दो पर्सन छोड़ के यहाँ पे एल तो आ नहीं सकता क्योंकि क्यू पहले से बैठा हुआ है, तो आर से दो पर्सन छोड़ के एल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें आइए, आर से दो पर्सन छोड़ के एल यहाँ पे भी आ सकता है, आर से दो पर्सन छोड़ के एल यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। हम फटाक से एक और केस बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। फटाक से बन जाता है, कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो फटाक से देखिए, एक सर्कल हमने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे N, ठीक है। अब R से दो पर्सन छोड़ के L यहाँ पे आ जाएगा, R से दो पर्सन छोड़ के L यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, तो इसको भी हटा ही देते हैं। आगे क्या बोला है, M सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ये भी हो गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड O, L एंड O इज 2 मोर देन O एंड S। ये जो है ये दो ज्यादा है O और S से, ठीक है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बोथ L एंड S, तो L के लेफ्ट से और S के लेफ्ट से। आप इस तरह से नोटेशन दीजिएगा ना कि आपको समझ में आए। देखिए, मुझे इस तरह समझ में आता है, मेरे लिए इजी रहता है तो मैंने इस तरह से दिया है। यहाँ पे देखिए, पढ़ के समझ में आ जाए कि L और O के इसमें दो पर्सन ज्यादा है O और S से, और किससे काउंट करना है, लेफ्ट ऑफ L से और लेफ्ट ऑफ S से, ठीक है। O does not sit adjacent to M and Q। O जो है वो M और Q के एडजेसेंट में नहीं है, मतलब O यहाँ पे नहीं आएगा, O यहाँ पे नहीं आएगा, O यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन गायब हो गया, हाँ, O यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखिए, O यहाँ पे नहीं आएगा, O यहाँ पे नहीं आएगा, O यहाँ पे नहीं, इसमें O यहाँ पे नहीं आएगा, O यहाँ पे नहीं आएगा और O यहाँ पे नहीं है, ठीक है। M और Q के पास O नहीं है।
आगे बोला है n sits second to the right of p, n sits second to the right of p, t sits neither fourth from right of p, t जो है वो फोर्थ राइट ऑफ p नहीं है, नॉर एडजेसेंट टू p, और t जो है वो p के एडजेसेंट में भी नहीं है। आगे दे आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है, यहां से अलग चीज शुरू हो गया, इसको हम बाद में देखते हैं। ये पजल आगे जो वो कार्ड गेम खेल रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इससे हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एल और ओ के बीच में मिनिमम 2% तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इनके बीच में 0% होता है तो यहाँ पे 2% तो आएंगे ही आएंगे। अब मिनिमम 2% होगा, मतलब 1 और 0 तो नहीं होगा इसके बीच में, एल और ओ के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहां पे इसमें पहले देखते हैं, एल यहां पे है, एल के लेफ्ट से हम काउंट करेंगे, तो एल के लेफ्ट से देखिए अगर ओ हम यहां रख देते हैं तो ये 0% होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ओ हम यहां पे रख दे तो 1% होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एल और ओ के बीच में मिनिमम 2% चाहिए। ओ यहां पे हो नहीं सकता, ओ यहां पे हो नहीं सकता, ओ यहां पे हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब ये पूरे केस में ओ नहीं आएगा, तो इसको हम यहां से हटा ही देते हैं, ठीक है, ये हमारा केस खत्म हो गया। अब देखिए इसमें ओ यहां यहां और यहां नहीं आ सकता, और एल के लेफ्ट से काउंट करने पे 2% होना चाहिए एल और ओ के बीच में, तो यहां पे देखिए ओ आ नहीं सकता है, तो ओ का एक ही जगह बचा इसमें यहां पे, ठीक है। इस वाले में देखिए एल और ओ के बीच में कितना मिनिमम 2% होना चाहिए एल के लेफ्ट से, एल के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो ओ यहां नहीं हो सकता, ओ या तो यहां आएगा या फिर ओ यहां पे आएगा, ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं कि एल और ओ के बीच में इतना पर्सन है, वो 2 ज्यादा है ओ और एस के बीच, तो एल और ओ के बीच में कितना पर्सन है काउंट करते हैं, लेफ्ट ऑफ एल से 1 2 3 4 पर्सन है, तो ओ और एस के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। ओ से 2% छोड़ के यहां पे अगर एस रखेंगे तो एस के लेफ्ट से 2 में ओ है, ठीक है, ये एक केस बना। और एस कहीं पे आ सकता है क्या, और एस कहीं पे नहीं आ सकता, तो इस वाले केस में हो गया, ओ को यहां से हटा ही देते हैं, वो तो जगह पे आ गया अपना, ठीक है। यहां पे देखिए एल और ओ के बीच में, एल यहां पे है 1 2 3 4 5 6, अगर ओ को यहां रखते हैं, दो केस है तो एक काम करते हैं छोटा छोटा यहां पे लिख देते हैं, ओ या तो यहां पे आएगा या फिर ओ यहां पे आएगा। अब मान लेते हैं पहले केस में कि ओ यहां पे आता है, ठीक है, अगर ओ यहां पे आता है तो एल से 1 2 3 4 5 6 पर्सन है ओ और एल के बीच में, तो ओ और एस के बीच में 4 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अब एस को अगर यहां रखेंगे तो 1 2 3 4 पर्सन आ जाएगा, ठीक है, और अगर ओ यहां पे रहता है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है, और एस और ओ के बीच में 5% होना चाहिए, तो एस यहीं पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5% हो रहा है, मतलब ओ का जगह फिक्स, सॉरी एस का जगह फिक्स हो गया, ओ अभी फिक्स नहीं हो पाया, ओ दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकता है अभी भी, ठीक है। एस हमारा फिक्स हो गया है, इसमें भी एस हमारा फिक्स हो गया। अब बोला है एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन जो है सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। इस वाले केस में पहले देखते हैं, एन के सेकंड टू द राइट ऑफ में पी आना चाहिए, अगर हम एन को यहां रखते हैं तो सेकंड टू द राइट में पी नहीं आएगा, एन को अगर हम यहां रखेंगे तो सेकंड टू द राइट में पी नहीं आएगा, एन को यहां रखेंगे तो सेकंड टू द राइट में पी के लिए जगह नहीं होगा। देखिए एन को अगर यहां रखते हैं तो भी सेकंड टू द राइट में पी के लिए जगह नहीं है, एन को यहां रखेंगे या पी को रखेंगे, दोनों को रख लीजिए, पी या एन को रखे सेकंड टू राइट में जगह हो ही नहीं पा रहा है, पी के लिए भी नहीं है, पी को यहां रखेंगे तो भी नहीं है, पी को यहां रखेंगे तो भी नहीं, मतलब ये केस भी हमारा गलत हो गया। अब इसी में बात है तो एक काम करते हैं, ओ को यहां से हम हटा दें, ठीक है, ओ इन्हीं दो जगह में से कहीं पे आएगा, बाकी कहीं नहीं आ सकता है। अब बोला है एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी या तो यहां आएगा, तो पी के सेकंड टू राइट में एन यहां पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, पी को अगर हम यहां रखेंगे तो सेकंड टू राइट में एन नहीं आ सकता है, और अगर हम पी को यहां रखेंगे तो सेकंड टू राइट में एन यहां पे आ सकता है, दो केस बना है एन और पी का, ठीक है। अब बोला है कि टी जो है वो फोर्थ टू द राइट है पी के, टी जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ पी के नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब अगर पी यहां है तो ओ यहां पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो टी के लिए एक ही जगह बचेगा ये। अब पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू राइट में यहाँ पे टी हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब पी भी यहाँ पे नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया। अब पी जब यहाँ पे नहीं आएगा तो पी यहाँ पे आएगा, ये फिक्स हो गया, पी यहाँ पे है तो एन यहाँ पे है, ठीक है, पी और टी एक साथ नहीं है, मतलब टी यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो टी का एक ही जगह बचा, टी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा।
अब टी यहाँ पे तो ओ के लिए एक ही जगह बचा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो अगर कमेंट करिएगा, डिटेल में मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन मैंने इतने डिटेल में समझाया, मुझे आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब हमारे सिटिंग अरेंजमेंट तो हो गया, इसके बाद वो कार्ड्स खेल रहे हैं, वो चीजें पे हम ध्यान। ठीक है, कार्ड्स को खेल रहे तो कैसे कैसे खेल रहा है ये देखते हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक। गेम क्या है कि वो एक डेक है कार्ड का, उसमें से एक एक कार्ड उठा रहे हैं। ठीक है, ऑल द कार्ड्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एम्पर्सन एंड हैश। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आप देख सकते हैं हैश है, एम्पर्सन है, हैश है, एम्पर्सन है। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कार्ड्स को। आगे क्या बोला गया, द कार्ड्स आर ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ पर्सन सिटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एल एंड वन आफ्टर अनदर इन सेम ऑर्डर। तो एल से शुरू हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब पहले एल उठाएगा, फिर क्यू, फिर एस, आर, एन, एम, इस तरह से उठाएगा। ठीक है, द साइकिल स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम एल वंस ऑल पर्सन पिकिंग द कार्ड। ठीक है, ऑल द पर्सन पिकिंग द कार्ड। तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। ठीक है, 14 राउंड चला है। तो ये तो है कि एक बार खत्म हो जाएगा, 9 ही पर्सन है, तो राउंड फिर से रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो एल के बाद से फिर वो चीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, टी पे खत्म होगा, टी पे खत्म होने के बाद फिर वो चीज शुरू होगी एल से, फिर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। फॉलोइंग आर द कंडीशंस अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड आर ड्रॉन। ठीक है, कार्ड ड्रॉ होगा तो कुछ कुछ कंडीशन है यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए। If 7 from any category is drawn, then the immediate next person of that person skips drawing the card. अगर मान लीजिए 7, जैसे कि एक ये हो गया आपका 7, दूसरा ये हो गया 7। ठीक है, तो जो 7 ड्रॉ कर रहा है उसके बाद का पर्सन जो वो स्किप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो है ये स्किप होगा और ये स्किप होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैश 3 जो है वो स्किप होगा, और आपका हैश 9 जो है वो आपका स्किप होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ 8 फ्रॉम एनी कैटेगरी इज ड्रॉन देन पर्सन ड्रॉज टू टाइम्स इन अ रो। अब क्या है कि जो 8 वाला है, मतलब कि ये जो है ये 2 बार कार्ड उठाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स उठाने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले हैश 4 उठाएगा, फिर आपका एम्पर्सन 6 होगा, फिर आपका हैश 5 होगा, फिर आपका मॉड्यूलस सॉरी एम्पर्सन 7 होगा, देन आपका हैश 3 होगा, इसके बाद हैश 3 के बाद मॉड्यूलस सॉरी मॉड्यूलस में एम्पर्सन एम्पर्सन 1 होगा, फिर आपका एम्पर्सन 2 होगा, इसके बाद कौन होगा, एम्पर्सन 2 के बाद एम्पर्सन 8 आएगा, फिर हैश 6 होगा, हैश 6 होगा, फिर आपका एम्पर्सन 9 होगा, फिर एम्पर्सन 4 होगा। यहां पे मैं क्यों लिख रहा हूं आगे बताऊंगा। हैश 2 होगा, हैश 7 होगा, और आपका हैश 9 होगा। अब देखिए एग्जाम में जब आप बैठेगा तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे तो नहीं लिख सकते ना, आपको साइड में ये चीज लिखना ही होगा। ठीक है, अब कौन कौन सा कार्ड ड्रॉ करेगा वो हम इसके आगे लिखते चलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको रीडिंग इजी हो जाएगी एग्जाम टाइम में जब आप क्वेश्चन करिएगा ना इससे रिलेटेड, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए हैज 4 कौन उठा कौन उठा रहा है, तो एल उठा रहा है, तो एल यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखिए एम्पर्सन 6 कौन उठाएगा, तो एल के बाद क्यू उठाएगा एम्पर्सन 6। फिर हैज 5 कौन उठाएगा, तो हैज 5 उठाएगा आपका एस। फिर एम्पर्सन 7 कौन उठाएगा, एम्पर्सन 7 आपका उठाएगा आर। और आर के बाद वाला पर्सन यानी कि एन जो है वो स्किप हो जाएगा। एन क्या होगा, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, एन स्किप होगा तो कौन उठाएगा, एम उठाएगा इसके बाद। ठीक है, फिर आपका पी उठाने वाला है, पी के बाद ओ उठाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए एम्पर्सन 8, इसका मतलब एम्पर्सन 8 का मतलब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये पर्सन 2 कार्ड उठाने वाला है। ठीक है, एम्पर्सन 8 का मतलब है कि ये पर्सन 2 कार्ड उठाएगा। एम्पर्सन 8 किसका है, तो ओ के बाद देख सकते हैं टी, तो टी 2 कार्ड उठाएगा, ये भी उठाएगा, इसके बाद वाला भी टी ही उठाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे 2 कार्ड उठा लिया। टी के बाद आएगा एल, टी के बाद आएगा एल, तो ये है 6 भी तो टी के पास गया। एल आया तो ये उठाएगा, एल उठाएगा वापस से। ठीक है,
इसके बाद हैज 4 कौन उठा रहा है? एल के बाद क्यू उठा रहा है हैज 4, फिर हैज 2 कौन उठा रहा है? तो एस उठा रहा है। अब देखिए हैज 7 कौन उठाएगा? तो ये आर उठाएगा, और इसके बाद वाला पर्सन यानी कि एन जो है वो फिर से स्किप हो जाएगा। एन जो है वो फिर से स्किप होगा और फिर एम उठाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपका फाइनल अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया और साथ साथ कौन सा कार्ड कौन पर्सन उठा रहा है वो भी यहाँ पे दिख गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इजी रहेगा, आप आराम से ये देखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन कमेंट में जरूर से बताएगा आपने एक बार में सॉल्व कर लिया था या नहीं। और बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे डीआई की ओर। किस लिए डीआई है? ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी वाले वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आप सभी को दिखाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर आर टू शॉपकीपर्स ए एंड बी हु परचेज सम पेन्स एंड पेंसिल्स फ्रॉम अ कंपनी। बोथ शॉपकीपर्स परचेज द पेन्स एंड पेंसिल्स एट द सेम कॉस्ट फ्रॉम द कंपनी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर ए है शॉपकीपर बी है। दोनों ने कुछ पेन और कुछ पेंसिल एक कंपनी से खरीदा और दोनों शॉपकीपर ने जो पेन और पेंसिल खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। मतलब पेन का कॉस्ट प्राइस दोनों कंपनी के लिए सेम है, पेंसिल का कॉस्ट प्राइस दोनों कंपनी के लिए सेम है, ठीक है। अब देखिए शॉपकीपर ए के बारे में कुछ बातें बोली गई है, शॉपकीपर बी के बारे में कुछ बातें बोली गई और यहाँ पे कुछ नोट्स आपको दिए। शॉपकीपर ए के बारे में क्या बातें बोली गई कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज y प्लस 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। The discount percentage on the pen is y by 2%. The marked up percentage on the pen is 3y% of the marked up percentage on the pencil. Discount percentage on the pencil is 14.28%. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मिला हमें। शॉपकीपर बी से देखते कुछ हमें डेटा मिलता है क्या? The marked price of the pen is 2x% more than its cost price. The discount percentage on the pen is same for both shopkeepers. The marked price of the pencil is y% more than its cost price. The discount percentage on the pencil is x by 2%. यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, कुछ डेटा हमें मिला नहीं है, ठीक है। नोट्स में कुछ बातें पता चल सकती है। देखिए द कंपनी सेल्स द पेन एट अ कॉस्ट इक्वल टू द लार्जेस्ट रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, जो बेसिक चीज है प्रॉफिट लॉस का। क्या चीज है कि मान लीजिए कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी से दो शॉपकीपर ए और बी कुछ सामान परचेस कर, ठीक है। जो कंपनी का सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, कंपनी के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो इन दोनों शॉप का कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। मतलब कंपनी जो बेचा वो कंपनी के लिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो जिन्होंने उनसे परचेज किया उनके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर उस पर वो फर्दर मार्कअप करके बेचेंगे डिस्काउंट देकर, तो वो सेलिंग प्राइस होगा अलग, ठीक है। मतलब जो खरीदा शॉपकीपर ए और शॉपकीपर बी जो खरीदा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का, उसका यूज होगा आगे, इसलिए मैंने आपको अभी ये चीज बता दी, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका बोल रहा है जो लार्जेस्ट रूट है वो कॉस्ट प्राइस है पेन का, ठीक है। इसका आपको दिख रहा होगा, अगर तोड़ेंगे तो ये 40 और 3.5 ये दो रूट्स बनेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 140 आएगा, जोड़ने पे 43.5 आएगा। अब इनका लार्जेस्ट रूट दोनों प्लस में है, लार्जेस्ट रूट कौन सा है? तो साफ साफ दिख रहा है कि लार्जेस्ट रूट जो है 40 है, 3.5 तो स्मॉलेस्ट रूट है, इसको हटा देते हैं। अब ये लार्जेस्ट रूट है, ये पेन का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो सीपी ऑफ पेन ये यूनिवर्सल है, ये क्या है 40 रुपए, ठीक है। ये दोनों शॉपकीपर्स के लिए सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है। फिर बोला है दी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज y by 2 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी ऑफ पेंसिल जो है वो है y by 2% ऑफ पेन, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल चीज है। और क्या डेटा दिया गया? प्रॉफिट परसेंट ऑन पेन फॉर शॉपकीपर ए इज 20%। शॉपकीपर ए के बारे में बोला है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% है, ठीक है। द कंपनी सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द पेन एंड पेंसिल आर 2 डिजिट। कंपनी का सेलिंग प्राइस के बारे में बोला है, अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, ये आपको एसपी नहीं दिया है,
कंपनी का सेलिंग प्राइस शॉपकीपर ए बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको सीपी दिया हुआ है दोनों पेन और पेंसिल का कि वो 2 डिजिट में होना चाहिए, और मार्क्ड अप परसेंटेज ऑन पेंसिल बाय शॉपकीपर इज X%, ठीक है। अब देखिए, एक और बात आप ध्यान में रखिए, क्या चीजें होती है, तो ये भी बेसिक चीज है। एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी, ठीक है। अब सीपी पे जब हम मार्कअप करते हैं तो हमें मार्क प्राइस मिलता है, ठीक है। और मार्क प्राइस में जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें एसपी मिलता है, ठीक है। और अगर यहां से हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला भी यहां से हो जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है, आपने पढ़ा होगा ये एक्स, एक्स मत बोलिए यहाँ पे ज्यादा, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, आगे क्लियर कर देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। एक्स क्या है, तो ये मार्कअप प्राइस है, ठीक है। यहां पे जो मार्कअप किया गया, मार्कअप, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट है y, ठीक है। मतलब मार्कअप जो किया गया वो आपका x हो गया, और जो डिस्काउंट दिया गया वो y हो गया। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव में होता है, आपको पता होगा, मार्कअप हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा चीज था, आगे आपको ये काम देगा, तो मैंने ये भी आपको भी बता दिया, ठीक है। ये सब बेसिक चीज आप प्रॉफिट लॉस में शुरू में ही पढ़े होंगे ये सभी चीज। अब आइए शॉपकीपर ए से शुरू करते हैं। शॉपकीपर ए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए के बारे में क्या क्या बोला गया है, पहले तो ए का आपका पेन खरीदा है ए, और पेंसिल खरीदा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस देखिए दोनों पेन का 40, ठीक है, यहाँ पे 40 लिख दिया हमने। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो y/2% ऑफ पेन है। अब y/2% मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको यहाँ पे a का प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, a का प्रॉफिट परसेंट आपको 20 दिया हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे 20 दिया गया है, ठीक है, ये वाला। x कितना है, मतलब कितना से मार्कअप किया गया है, तो देखिए मार्क्ड प्राइस ऑफ पेन इज इतना मोर, मतलब y प्लस 10 से मार्कअप किया गया है, y प्लस 10 से, ठीक है। प्लस डिस्काउंट कितना का दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज y/2, तो ये माइनस y/2। काम करते हैं, ये प्लस हटा ही देते हैं हम, सीधे माइनस y/2, ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया गया, तो माइनस y बाई प्लस x कितना है, y प्लस 10, y प्लस 10 इंटू, ठीक है, इंटू y कितना है, y/2 है, और पूरा डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 10 इधर जाएगा, तो यहाँ पे 20 में से 10 माइनस हो गया, तो ये 10 हो गया, इज इक्वल्स टू y में से y/2 जाएगा, तो y/2 ही बचेगा हमारे पास, प्लस, अब देखिए ये y/2 माइनस का था यहाँ पे, इसको अच्छे से देखिएगा, ये माइनस मेरा यहाँ पे रह गया, माइनस y/2, ठीक है। अब माइनस y/2, तो ये 2 को हम नीचे भेज देते हैं यहाँ पे 100 के साथ, ठीक है। अब माइनस y हो गया, अब और इजी हो गया, देखिए y इंटू माइनस वाई, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का y स्क्वायर माइनस 10y डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, 200, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो 10 इज इक्वल्स टू 100y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10y बाई 200 हो, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो ये 200 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2000 इज इक्वल्स टू 100y में से 10y गया तो 90y हुआ, माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम अच्छे से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छे से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर ये इधर आ गया, माइनस ये y इधर आके 90y हो जाएगा, 90y, और प्लस आपका ये 2000 तो इधर है ही, ये इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए आपको इसको तोड़ना है, 2000 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2000 मिले और ऐड करने पे 90 मिले, तो आपके पास आएगा 50 और 40, ये दो रूट आएगा, ठीक है। मतलब y की वैल्यू आपके पास 2 आई,
y की वैल्यू आपके पास 50 भी आई है और y की वैल्यू आपके पास 40 भी आई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि y हमारा 40 होगा या 50 होगा? ठीक है, आगे पता चलेगा, देखते जाइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल कितना है? y/2 ऑफ पेन, y/2% ऑफ पेन। अब y को अगर हम पहले 40 लेते हैं या 50 लेते हैं, दोनों में से कोई एक लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। y हमारा 50 है, 50/2 यानी कि 25%। 40 का 25% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या फिर 40 का 40% यानी कि ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 40% नहीं, 40 का 20%, क्योंकि ये y/2 है, y/2 है, मतलब ये 20% हो गया। तो 40 का 20% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आपको ये बोला गया था कि जो सीपी है पेन और पेंसिल का 2 डिजिट में होना है। क्या 8 2 डिजिट नंबर है? नहीं, मतलब यहाँ पे 8 नहीं आएगा। अगर 8 नहीं आएगा मतलब यहां से क्लियर होगा कि y का वैल्यू जो है वो 40 नहीं आएगा, y का वैल्यू 50 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू फिक्स हो गया कि जो y है हमारा वो कितना हो गया? 50 हो गया। अब देखिए, आपको और क्या क्या चीजें पता है यहाँ पे। तो प्रॉफिट पता है आपको कि प्रॉफिट जो हुआ 20% का हुआ है, मतलब सीपी पे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा, 40 में 20% यानी कि 8, यानी कि एसपी जो हमारा हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब एमपी चाहिए हमें, एमपी कैसे निकलेगा? तो एमपी भी आराम से निकल जाए। कैसे? देखिए, आपको ये बोला गया है कि मार्कअप प्राइस जो है वो y प्लस 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस। y प्लस 10% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। y कितना आपका? 50 है। 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। तो अब कॉस्ट प्राइस का 60% कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का 60% हो जाएगा 24। 40 का 60% कितना होगा? 24 होगा। अब कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 24 ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 64 हो गया, ठीक है। तो मार्क प्राइस भी आपका निकल गया। अच्छा समझा ना आपने? देखिए, सीधा सा बात बोला है ना कि इसका कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे आपको बोला है y प्लस 10% यानी 60% ज्यादा है, तो 160% है, 16 64 होता है, तो एमपी आपका 64 हो गया, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई आपको। अब एसपी निकालना है पेंसिल का। पेंसिल का एसपी दिया है कहीं पे? देखिए, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड परसेंटेज ऑन पेन, ये बात बोला गया। इस सबका तो काम हो गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो काम होता चला जा रहा है उसको हटा ही देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे साफ सफाई रहेगी तो आपको समझना ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा, इसको हम साफ कर ले रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बात आपको बोला गया था, शॉपकीपर एक ही बात हो रही है कि दी मार्क्ड अप परसेंटेज ऑन marked up percentage on the pen is 3y% of marked up percentage on pencil। marked up percentage कितना है पेन का? आप देख सकते हैं कि marked up percentage यहाँ पे y प्लस 10% है, यानी कि 60% है marked up percentage, ठीक है। 60% से मार्कअप किया गया है। ये क्या है? marked up percentage on pen is 3y% of marked up percentage on pencil। पेंसिल का marked up percentage है 3y है, ठीक है। तो ये जो है ये है 3y% ऑफ मार्क्ड अप परसेंटेज ऑन पेंसिल। मान लेते हैं ये P है, ठीक है। तो इसका P, y की वैल्यू कितनी आई थी? y की वैल्यू 50 आई थी। तो 53 इंटू 50% यानी कि 150%। 150% ऑफ P जो है वो 60% है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते तो ये देखिए, साफ साफ दिख रहा है ना कि ये 1.5 टाइम्स है, ठीक है। सीधा सा बात है, ये 1.5 टाइम्स है P का। तो P की वैल्यू कितना आ जाएगी? P की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 1.5, ठीक है। ये गया यहाँ पे 15 चौको 60, ये हो गया कितना? 40, ठीक है। तो P की वैल्यू आपकी 40 आ गई। मतलब क्या है कि 40% है, 40% है मार्कअप। तो 40% अगर करे तो ये P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 पे 40% यानी कि 4। तो ये हो गया आपका MP 14, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आई। अब आगे बोला है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 14.28 है, यानी कि 1/7, ठीक है। 14.28% है।
तो 14.28% कितना होता है? डिस्काउंट परसेंटेज है, मतलब ये 1/7 आपका 7 है क्या? ठीक है, तो 1/7 जो है वो 14। देखिए यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझिए कि डिस्काउंट परसेंटेज x/2 है, नहीं तो बी का है, ए का यहाँ पे बोला है 14.28% डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट किस पे होता है? एमपी पे होता है। तो 14 पे आपको 1/7 का डिस्काउंट मिला, ठीक है, यानी कि 14 पे आपको 2 का डिस्काउंट मिला है। 14 पे 2 का डिस्काउंट यानी कि 12 हो जाएगा एसपी। तो ये शॉपकीपर ए की बात यहाँ पे खत्म हो गई। आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आया होगा। अब शॉपकीपर बी की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज को हम हटा, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में, एकदम एक एक चीज मैंने डिटेल में समझाया कि अगर आप बिगनर भी है ना तो आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आया, ठीक है। इसको भी हटा दे, इसका काम तो हो ही गया, आप समझ ही गए होंगे ये चीजों को, तो भी हटा दे। बस जो यूनिवर्सल चीज वहां मैंने ऊपर लिख के रखी है उसको हम रखेंगे, बाकी हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे शॉपकीपर ए का पूरा डेटा आपको मिल गया, ठीक है, इसको हम डब्बा में इधर बंद कर देते हैं। शॉपकीपर ए का पूरा डेटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉपकीपर बी के डेटा, ठीक है। शॉपकीपर बी के पास क्या क्या होगा? तो पेन तो ये भी परचेज करेगा, पेंसिल ये भी परचेज करेगा, ठीक है, साथ ही साथ कॉस्ट प्राइस इसका भी होगा, सेलिंग प्राइस इसका भी होगा, और मार्क्ड प्राइस इसका भी होगा, ठीक है। अब देखो, शुरू में यहाँ पे आपको एक बात बोली गई थी कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है पेन पेंसिल का वो सेम है। तो ए के लिए पेन का कॉस्ट प्राइस 40 है तो बी के लिए पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 होगा। ए के लिए पेंसिल का प्राइस 10 है तो बी के लिए पेंसिल का प्राइस 10 होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे देखो कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज 2x% मोर देन द सी। अब x का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन x का वैल्यू देखो पॉइंट नंबर 5 से हमें पता चल जाएगा कि द मार्क्ड अप परसेंटेज ऑन द पेंसिल बाय शॉपकीपर इज x। मार्क्ड अप परसेंटेज यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे मार्क्ड अप परसेंटेज जो है वो 40 है, ठीक है। तो ये जो है ये x का वैल्यू हो गया, x हमारा 40%। सिंपल सा बात है, यहाँ पे 40 कैसे निकला? 10 से 14 हुआ, मतलब 40% बढ़ा है, 4/10 बढ़ा मतलब 40% बढ़ा है। तो x का वैल्यू जो है 40% हो गया। अब पहला लाइन से पता चलेगा कि मार्क्ड अप प्राइस ऑफ पेन इज 2x मोर देन कॉस्ट प्राइस। 2x% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 2x% ज्यादा है। 2x% यानी कि x% आपका अगर 40 है तो 2x% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 का 80% कितना होगा? 32 होगा। 32 ज्यादा तो एमपी कितना हो गया? एमपी हो गया 72, ठीक है। आगे बोला है डिस्काउंट परसेंटेज ऑन पेन इज सेम फॉर बोथ शॉपकीपर। डिस्काउंट परसेंटेज सेम है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? y/2 यानी कि 25%। दोनों शॉपकीपर के लिए डिस्काउंट परसेंटेज पेन के लिए सेम है, ठीक है। तो 25% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 1/4 का डिस्काउंट दिया गया है। 72 इंटू 1/4 का डिस्काउंट, तो कितना हो गया ये? 18, ठीक है। 18 का डिस्काउंट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो एमपी पे अगर 72 पे 18 का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54। एसपी आ गया पेन का 54। आगे बोला गया है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेंसिल इज y% मोर देन इट्स कॉस्ट। y% कितना है? 50%। क्या बोला है कि जो मार्क्ड प्राइस है पेंसिल का वो y% है कॉस्ट प्राइस का ज्यादा। y% यानी कि 50% ज्यादा है। अगर 50% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 10 का 50% ज्यादा यानी कि 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज पेंसिल का x/2 है यानी कि 20% है। x तो 40% है तो डिस्काउंट आपका 20% दिया, 20% दिया गया तो 15 का 20% कितना होगा? 3 होगा। तो 3 का डिस्काउंट दिया गया तो एसपी आपका जो हो गया वो हो गया 12। तो यहां से हमें शॉपकीपर बी का भी सारा डेटा मिल चुका है, ठीक है। इसको भी हम डब्बा में कर देते हैं बंद। तो देखिए शॉपकीपर ए का भी डेटा हमारे पास है, शॉपकीपर बी का भी हमारे पास डेटा। अब आइए इस रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपके पास, एक काम करते हैं पहले हम इसका फोटो ले लेते हैं। आप भी फोटो ले लीजिए ताकि जब क्वेश्चन आए तो बार बार आगे पीछे करने की जरूरत झंझट ना हो।
ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसका फोटो ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिए, सामने रखिएगा ताकि जब मैं डेटा बोलूं तो आप सभी को समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में बस कथा टाइप का सुन रहे हैं आप सभी। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की। इफ द नंबर ऑफ पेन्स परचेस्ड बाय शॉपकीपर ए इज जेड, शॉपकीपर ए ने कितने नंबर ऑफ पेन खरीदे हैं? जेड पेन खरीदे। ठीक है, एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल पेन इज 1536। एसपी जो है वो 1536 है टोटल। ठीक है, और एक पेन का एसपी कितना है? 48। ठीक है, 48 है, काट दे अगर तो 12 चौको 48, 12 एकम 12, बचा कितना? 12 दूना 24 और 12 अठी 96, 4 से फिर जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब Z की वैल्यू जो है 32 हो गई। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पेंसिल परचेज बाय शॉपकीपर ए इज 3 डजन। तो पेंसिल जो खरीदा वो 36 पेंसिल खरीदा है, 3 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 36 पेंसिल खरीदा गया है। ठीक है, पेंसिल जो खरीदा गया 36 खरीदा। अब डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस है 40, तो 32 इंटू 40 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Z का वैल्यू 1280। कैसे किया मैंने? यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया था, 128 था, तो बस एक जीरो लगा दिए हैं। Z आ गया, Z नहीं आया, ये आया क्या? ये आया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। अब पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है? तो एक पेंसिल का जो आपका कॉस्ट प्राइस है ए शॉपकीपर के लिए वो है 10 रुपया, तो 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 रुपए का पेंसिल है। डिफरेंस आपको निकालने बोला है, डिफरेंस निकाल दीजिए, 029 920, 920 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल बाय शॉपकीपर बी, शॉपकीपर बी के पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो है 12, ये जो है ये है 12, और सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल ऑफ शॉपकीपर ए कितना? ये भी 12 है, तो दोनों बराबर है, ये सही हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन बाय शॉपकीपर बी, शॉपकीपर बी का पेन का सेलिंग प्राइस है 54, ये वैल्यू आ गया 54। द मार्क्ड प्राइस ऑफ पेन बाय शॉपकीपर ए, ये है 64, तो 54 64 बराबर तो नहीं है, तो ये कट गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन पेन फॉर शॉपकीपर ए, शॉपकीपर ए का प्रॉफिट परसेंटेज पेन पे कितना है? तो 8/40 गुना, ये हो गया यहाँ पे 20%, इसकी वैल्यू आ गई 20%। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द पेन फॉर शॉपकीपर बी, शॉपकीपर बी यानी कि 2/10 गुने, तो ये भी आ गया 20%, तो 20% बराबर है, ये भी सही हो गया। तो बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस करे, एक हमने पजल करा, एक हमने डीआई करी विद क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और कमेंट में लिख दीजिएगा मेंस पगलू, और अगर आपको इस तरह के सेशंस चाहिए तो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इस तरह के और भी कंटेंट आप सभी के लिए आएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मंडे से आपके बहुत सारी चीजें आ रही हैं। 2 PM पे आपको मिलेगा क्या? 2 PM पे मिलेगा पजल पगलू। ठीक है, 3 PM पे नंबर सीरीज, और 4 PM पे आपको मिलेगा इंग्लिश एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये मंडे से आपको लगातार मिलेगा, और अगर आपका डिमांड रहा तो ये मेंस लेवल का जो सीरीज है क्वेश्चन का, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। कमेंट में कर दीजिएगा मेंस पगलू। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।